आज हम रिपन को करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने लॉर्ड लिटन को किया था। रिपन इनका जो कार्यकाल है ये 1880 से 84 के बीच में है। 1880 में उदारवादियों की सरकार ब्रिटेन में आई और ग्लैडस्टन के नेतृत्व में ये प्रधानमंत्री बने थे। तो ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादियों की सरकार आई। इससे पहले हम देखेंगे तो लिटन के काल में ये अनुदारवादियों की सरकार थी, कंजर्वेटिव्स की सरकार थी। तब उन्होंने लिटन को भेजा था गवर्नर जनरल बना के, जो कि बड़ा प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। लेकिन जब 80 में उदार दल की सरकार आई, ग्लैडस्टन बने प्रधानमंत्री, तो इन्होंने रिपन को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा भारत का। रिपन ये बहुत उदारवादी व्यक्ति थे और इन्होंने भारत में बहुत सारे सुधार किए, क्योंकि इनकी नीतियां भारत के प्रति प्रतिक्रियावादी नहीं रही। लॉर्ड रिपन ने जो अपना करियर की जो शुरुआत की, ये की थी 1852 में ब्रुसेल्स दूतावास में। इन्होंने एक सहायक अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी। बाद में 1866 से 1868 तक ये भारत सचिव भी रहे। इसके बाद फिर 1880 में इनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। रिपन का लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत आस्था थी इनकी लोकतंत्र में। इन्होंने एक 1852 में एक पुस्तिका लिखी थी कि इस युग का कर्तव्य। तो उसमें इन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया था, लोकतंत्र पे जोर दिया था कि हर व्यक्ति को सरकार में हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरा इन्होंने ये कहा था कि जो स्वशासन है ये राजनीति का सबसे ऊंचा और महान आदर्श है, महान सिद्धांत है। तो स्वशासन पे इन्होंने, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इस पे बहुत जोर दिया। इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब रिपन के समय के सुधार क्या रहे, क्या कार्य किए इन्होंने, ये देखेंगे हम। रिपन के समय एक तो 1882 में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया, जो इससे पहले आप देखेंगे कि लिटन के काल में लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषाई समाचार पत्र अधिनियम, जिसके तहत भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। और उनके लिए आवश्यक था कि जो मजिस्ट्रेट थे उनके यहाँ एक बंधन पत्र देना होता था कि वो कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खबर नहीं छापेंगे। तो इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया रिपन ने। लेकिन इसी के साथ एक समुद्री शुल्क आयात अधिनियम भी था, उसको रद्द नहीं किया सरकार ने। समुद्री शुल्क आयात अधिनियम के तहत ये था कि कोई भी जो डाकघर वाले होते थे वो कोई भी इस तरीके का लेख जब्त कर सकते थे जो कि जिसमें कि विद्रोही कोई लेख हो या सरकार के खिलाफ कोई लेख हो, तो उसको जब्त कर सकते थे डाकघर वाले। तो इसको समाप्त नहीं किया गया। रिपन के समय ही पहली जनगणना हुई 1881 में। इससे पहले आप देखेंगे कि लॉर्ड मेयो के समय जनगणना हुई थी 1872 में, लेकिन वो व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। तो इन्हीं के समय से 1881 से व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत हुई और हर 10 साल पे इसके बाद जनगणना होने लगी। रिपन के समय 1882 में पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया। पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया, इसके तहत ये था कि पहला तो ये था कि ये उन फैक्ट्रियों पे लागू होता था जहां 100 से अधिक कर्मचारी काम करते थे। इसमें यह कहा गया कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में नहीं लगाया जाएगा और जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए काम के घंटे निर्धारित होंगे। तो ये सुधार करने का इसने प्रयास किया। हालांकि इसका विरोध भी किया था भारतीयों ने, जैसे तिलक के मराठा ने विरोध किया था, तिलक की जो समाचार पत्र था। इसके अलावा राणा डे के क्वार्टरली जनरल में भी इसका विरोध किया गया। ये विरोध इसलिए किया गया था कि ये भारतीय फैक्ट्रियों पर लागू होता था और जो भारतीय उद्योग थे उनके अभी शुरुआत हुई थी, वो अभी पनपना शुरू हुए थे।
तो इसलिए इस तरीके का अगर सुधार लागू होता तो ये भारतीय उद्योगों के लिए नुकसानदेह होता। तो ये कारण था कि इन्होंने भारतीय उद्योगों का पक्ष लेके इस अधिनियम का विरोध किया था, इस फैक्ट्री एक्ट का विरोध किया था। रिपन के समय 1882 में ही हंटर कमीशन भी आया। हंटर कमीशन जो आया था ये शिक्षा में सुधार के लिए आया था, और हंटर कमीशन के तहत जो माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा, इसके प्रसार पे जोर दिया गया। हालांकि इस पे सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई, सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। इसके अलावा कर्जन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी माना जाता है। 82 में ही इन्होंने गांव के लिए जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, तो गांव के लिए स्थानीय बोर्डों की स्थापना और नगरों के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना की बात कही। इसके अलावा वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की। वित्तीय विकेंद्रीकरण के भी जन्मदाता माने जाते हैं, और इन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं इनको कुछ अधिकार दिया जाना चाहिए टैक्स लगाने का, ताकि ये अपना खर्च चला सकें। इसके अलावा भी जो आय की मदें थीं, जैसे साम्राज्यिक मदें, प्रांतीय मदें और जो बटी हुई मदें, इन 3 भागों में पूरे जो आय होती थी इसको बांट दिया इन्होंने। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत की इन्होंने। रिपन के समय एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो था इल्बर्ट विवाद। इनके समय इल्बर्ट बिल पेश किया गया। तो इल्बर्ट बिल क्या था ये देखेंगे हम अब। इल्बर्ट बिल ये था कि 1861 के पहले जो प्रेसिडेंसी नगर थे, जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो प्रेसिडेंसी नगरों में तो अंग्रेजी कानून लागू होते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मुग़ल कानून लागू होते थे। तो इस तरीके से 2 प्रकार के कानून लागू होते थे। लेकिन 1861 से पूरे भारत के लिए एक प्रकार के फौजदारी कानून बना दिए गए, और लगभग हर प्रांत के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन इसमें एक भेदभाव था कि जो अब यहाँ से एक तरीके के नियम लागू हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंसी नगर होते थे, नगरों में जो भारतीय न्यायाधीश होते थे, जो भारतीय दंड नायक होते थे और सेशन जज होते थे, और जो यूरोपियन जज होते थे, दोनों ही भारतीय और यूरोपीय दोनों का मुकदमा देख सकते थे। तो जो भारतीय जज हैं वो प्रेसिडेंसी नगरों में तो यूरोपीय और भारतीय दोनों का मुकदमा देख सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाके होते थे, ग्रामीण इलाकों में केवल भारतीय न्यायाधीश जो हैं वो भारतीयों का ही मुकदमा देख सकते थे। यूरोपियंस का मुकदमा यूरोपीय न्यायाधीश ही देखते थे। तो ये एक तरीके का भेदभाव था। तो इसी को दूर करने का प्रयास किया इल्बर्ट बिल के माध्यम से। पीसी इल्बर्ट ये वायसराय की कार्यकारिणी के विधि सदस्य थे। तो पीसी इल्बर्ट जो है ये एक 2 फरवरी 1883 को एक इन्होंने बिल पेश किया, और इस बिल का उद्देश्य ये था कि जो भारतीय न्यायाधीशों और यूरोपीय न्यायाधीशों में जो ये भेदभाव है, जो ये निर्योग्यता है, इसको समाप्त किया जाए और दोनों की शक्तियां बराबर कर दी जाएं, ताकि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यूरोपियंस का मुकदमा देख सकें। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अधिकतर ये होता था कि जो जैसे चाय के बागान जो होते थे, तो यहाँ जो मज़दूर ले जाए जाते थे काम करवाने के लिए, तो ये मज़दूर अक्सर भागने का प्रयास करते थे, और जब भागने का प्रयास करते थे तो अंग्रेज़ जो यूरोपियंस बागान मालिक होते थे वो बहुत बार गोली मार देते थे इनको। और जब ये केस जाता था यूरोपीय न्यायाधीश के पास, तो ये कह देते थे कि हम शिकार खेलने निकले थे और गोली लग गई गलती से। तो यूरोपीय न्यायाधीश मामूली जुर्माना करके छोड़ देता था इनको। तो ये कमी दूर करने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण इलाके में भी भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियंस का मुकदमा देख सके। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक प्रतिरक्षण परिषद बनाई इल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए, चंदा इकट्ठा किया, और
चंदा इकट्ठा किया ये कि एक पानी का जहाज़ किराए पर लिया जाए और उसमें रिपन को भर के ज़बरदस्ती भेज दिया जाए यहाँ से इंग्लैंड। और इस तरीके से बहुत तगड़ा विरोध हुआ इल्बर्ट बिल के खिलाफ, और रिपन को 1884 में ये आदेश वापस लेना पड़ा। और जब ये आदेश वापस लेना पड़ा तो ये सफल तो नहीं हो पाया इल्बर्ट बिल, लेकिन इसी समय रिपन इस्तीफ़ा देके वापस इंग्लैंड चले गए। तो इस तरीके से ये इल्बर्ट बिल था। रिपन को ये कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा भी था कि रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। इसके अलावा एक आर्नाल्ड वाइट हैं, उन्होंने कहा कि रिपन ने भारत के खो जाने के द्वार खोल दिए। मदन मोहन मालवीय जो हैं, इन्होंने 1909 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें ये कहा था कि रिपन जो है ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय थे, और भारतीय इनको कहते भी थे, सज्जन रिपन के नाम से इनको संबोधित किया जाता था। रिपन ने एक बार कहा भी था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। तो इस तरीके से ये लॉर्ड रिपन थे, जो कि सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल रहे भारत में। रिपन के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बन के आया वो था डफरिन। तो 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल रहा। डफरिन के काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एक तो 1885 में डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई, और डफरिन ने इसमें सहयोग भी किया था, तो कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अलावा डफरिन के समय ही 1885 में एक तो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, और दूसरा 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट आया। इसमें यह था टेनेंसी एक्ट में कि कोई भी जमींदार किसानों की इच्छा के बिना उनकी ज़मीन अधिग्रहित नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये डफरिन के समय ये टेनेंसी एक्ट आए। इसके अलावा डफरिन के समय ही 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डफरिन के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बना वो थे लैंसडाउन। 88 से 94 तक लैंसडाउन गवर्नर जनरल रहा। लैंसडाउन जो थे, लैंसडाउन के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, एक तो लैंसडाउन के समय 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया। इस फैक्ट्री एक्ट में ये कहा गया था, महिलाओं के लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए थे कि 11 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, लैंसडाउन के समय 1892 का अधिनियम आया। 1892 का जो अधिनियम आया, इसके आने के पीछे कारण ये था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस का जो उदारवादी तबका था वो बार बार ये मांग कर रहा था कि सुधार लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए विधान परिषदों में। तो ये लगातार जो कांग्रेस का दबाव बन रहा था, तो इसी संदर्भ में ये 1892 में ये सुधार लाए गए। हालांकि इन सुधारों से कुछ मिला नहीं भारतीयों को। इन सुधारों में जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, एक तो निर्वाचन की पद्धति को स्वीकार किया गया, और दूसरा ये था कि भारतीय जो है वो बजट पर बहस कर सकते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी इसमें कि किसी भी सार्वजनिक हित के मामले पर भारतीय 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 1892 का अधिनियम ये लैंसडाउन के समय आया। इसके अलावा लैंसडाउन के समय ही इन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था 92 में अफ़गानिस्तान, मार्टिमर डुरंड के नेतृत्व में, और इसके बाद ही एक समझौता हुआ, और 1893 में अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची गई। तो ये जो लैंसडाउन के समय घटनाएं रही। लैंसडाउन के बाद एल्गिन द्वितीय गवर्नर जनरल बन के आया। एल्गिन द्वितीय के समय बहुत
कोई खास महत्वपूर्ण घटना नहीं है। लेकिन एल्गिन के समय एक चीज़ थी कि इस समय उग्र राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा था, और इसी समय आप देखेंगे कि इन्हीं के समय 1897 में पूना में प्लेग फैला था, और जो ये क्या कहते हैं नाटू बंधु थे, इन्होंने रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी। ये नाराज़ थे। ये प्लेग कमिश्नर था रैंड और उसका सहयोगी था एयर्स्ट। तो हालांकि उद्देश्य था रैंड को मारना, लेकिन एयर्स्ट मारा गया था। तो ये रैंड एयर्स्ट की हत्या हुई थी। ये चापेकर बंधुओं ने की थी, नाटू बंधुओं ने की थी, क्योंकि इनको ये लगता था कि जो प्लेग कमिश्नर है इसको जो कार्य करना चाहिए, इस समय जनता बहुत ज़्यादा मर रही थी प्लेग से, और ये एक तरीके से उदासीनता दिखा रहे थे। तो रैंड एयर्स्ट की हत्या हो गई इनके समय। इसके अलावा इसी समय 1897 में आप देखें कि विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी, एल्गिन के समय ही। तो ये एल्गिन के समय कुछ घटनाएं रहीं। एल्गिन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं वो हैं कर्जन। लेकिन कर्जन करने से पहले हम भारत में राजनीतिक चेतना का विकास करेंगे और कांग्रेस की स्थापना करेंगे। बाद में ये सारा करने के बाद, इसके बाद हम कर्जन और अन्य वायसरायों पे आएंगे।